नमस्कार बच्चों। इससे पहले हमारा 2 लेक्चर हो चुका है रिवीजन, जिसमें हम 3 यूनिट रिवाइज कर चुके हैं। अब देखिए चौथा यूनिट है जिसका नाम है ज्यामिति। ज्यामिति के 2 पार्ट हैं, त्रिभुज और रचना। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर रचना के बारे में। त्रिभुज में हमारा सबसे पहले जो आता है समरूप। 2 आकृतियां समरूप कब होती हैं? सबसे पहले 2 आकृतियां कौन? वो 2 आकृतियां जिनमें समान भुजाएं हों, मतलब समान संख्या में भुजाएं हों। मतलब इसमें देखिए 3 भुजा दिख रहा है, तो इसमें भी क्या हो? 3 भुजा। कभी तो त्रिभुज है तो त्रिभुज से ही समरूप हो सकता है। त्रिभुज और चतुर्भुज में कोई कंपैरिजन नहीं है, उनमें समरूपता नहीं देखी जाएगी। तो अगर 2 आकृतियां हैं या फिर 2 त्रिभुज हैं, वो समरूप कब होंगे? जब उनमें संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। संगत कोण होने का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए 50 है तो ये भी क्या हो? 50 हो। यहाँ 70 है तो ये भी 70 है। यहाँ 60 है, यहाँ 60 है। तो सारे कोण आपस में बराबर होने चाहिए। और संगत भुजा अगर ये 4 है और ये 2 है, तो मतलब संगत भुजाओं का अनुपात ये 4/2 अगर करेंगे तो 2 आएगा। देखिए क्या होगा? 4/2 तो 2 आएगा। 6/3 तो भी क्या आएगा? 2 आएगा। 8/4 तो भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो हमारा समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। जब अब देखिए सर्वांगसम के बारे में अगर हम बात करें, सर्वांगसम 2 आकृतियां सर्वांगसम कब हो सकती हैं? क्या होनी चाहिए? सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान होने चाहिए। ठीक है, अब समरूपता क्या है? जैसे जो आकृति है वो समान दिखनी चाहिए। जैसे हाथी है और हाथी का बच्चा, दोनों क्या कहे जाएंगे? समरूप कहे जाएंगे। ठीक है, लेकिन सर्वांगसम क्या है? सर्वांगसम सभी अंग समान होने चाहिए। जैसे ईंट है, ठीक है, तो दूसरा ईंट क्या होगा? उसके सर्वांगसम होगा पूरा पूरा ईंट। अगर उससे छोटा हो गया या फिर छोटा ईंट तो वो सर्वांगसम नहीं होगा। ठीक है, सर्वांगसम में पूरा अंग समान हो जाए। जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज है, तो इसमें क्या होता है? अगर है जैसे ये 50 अंश है और ये 60 है और ये 70 है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? ये 50, ये 60, ये 70। ठीक है, और देखिए अगर जैसे इसके सामने का कोण भुजा देखें हम लोग, अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ये कोण बराबर होना चाहिए। ये 70 और ये 60, ये 4, ये भी 4, ये 7, ये 7, ये 6, ये 6। मतलब सभी भुजाएं समान होनी चाहिए और सभी कोण समान होने चाहिए, तभी क्या होंगे? ये सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए समरूप होने के लिए हमें क्या चाहिए कि अगर दोनों का कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो समरूप हो जाएंगे। लेकिन सर्वांगसम के लिए कोण भी बराबर होना चाहिए और भुजा भी बराबर होना चाहिए। तो सर्वांगसम और समरूप में एक संबंध निकल के आता है कि क्या? कि सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं हो सकती, लेकिन सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं। ठीक है, क्या सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं? ठीक है, जो सभी सर्वांगसम आकृतियां हैं वो तो समरूप होंगी, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे। अब इसके बाद जो हमारा प्रमेय है, त्रिभुज के जितने 9 प्रमेय है लगभग, तो 9 प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इसको डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक एक डेरिवेशन सब प्रॉपर मिल जाएगा। हम केवल आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब हम प्रमेय पे चलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला प्रमेय हमारा है थेल्स का प्रमेय। ठीक है, थेल्स का प्रमेय क्या बोलता है? यदि कोई त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज में अगर बीसी के समांतर एक लाइन PQ खींचा जाए, ठीक है, ये त्रिभुज में एक BC के समांतर एक लाइन PQ खींचा जाए, तो क्या होता है? ये लाइन AB और BC जो अन्य 2 भुजाएं हैं इनको समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए ये क्या है? जब हमारा BC PQ के समांतर होगा तो जो ये PQ लाइन होगी AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ये देखिए P पे कट रहा है। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब ये कि ये भुजा 2 भाग में हो गया, AP और PB। तो क्या होता है? इनका अनुपात जो होगा AP/PB बराबर होगा AQ/QC। क्या होगा? AQ/QC
क्यू सी होगा। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन समान, तो हम यह ध्यान रखेंगे जब भी हमें अगर पता हो जाए कि बी सी समांतर पी क्यू है, ये बी सी समांतर पी क्यू है, तो यहाँ क्या होगा, ये संबंध तुरंत हमारा निकल के आएगा कि ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। अब देखिए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन है आपको 1 नंबर में तुरंत पूछ सकता है और सिद्ध करते समय इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, जैसे ये दोनों लाइन समांतर होंगी तो हम तुरंत कहेंगे ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, जैसे ये दिया है ए बी सी है और एक लाइन डी ई है, जो दिया है यहाँ पे दिया रहेगा कि बी सी समांतर डी ई है, और इसमें दे दिया जाए कि ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, और ये दे दिया जाए ए ई जो है ये 5 सेंटीमीटर है, तो EC का मान बताओ। ठीक है, EC का मान निकालना है और हमें दिया है कि BC समांतर DE है। अब देखिए जब BC समांतर DE है, अभी मैं बताया जैसे आप देखिए BC समांतर PQ, मतलब दो लाइन को समांतर देखिए तो ये लाइन क्या होता है, इस लाइन को और इस लाइन को समान अनुपात में बांटता है। इसका मतलब क्या होगा, AD बटे BD। तब ये समांतर दिया, इसका मतलब क्या होगा, AD बटे, ये देखिए AD है और ये क्या है, BD है। AD बटे BD बराबर क्या होगा, AE बटे EC। क्या होगा, AE बटे EC। ठीक है, ऐसे बराबर होगा। अब देखिए AD की जगह यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर, और नीचे क्या है, BD क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर बराबर AE का दिया है यहाँ 5 सेंटीमीटर और यहाँ दिया है EC। ठीक है, तो हमें EC निकालना है। तो देखिए EC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। 4 से 5 में ये देखिए तिरछा गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 और 3 को EC में गुणा करेंगे। जब EC को 3 में गुणा करेंगे तो यहां से हम देखें क्या हो जाएगा, 3 EC। क्या होगा, देखिए 3 से इसमें गुणा होगा, 3 EC, 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो EC बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटे 3। क्या हो जाएगा, 20 बटे 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे EC बराबर 20 बटे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये क्योंकि कट नहीं रहा है तो यही छोड़ देंगे, अगर काटेंगे तो हमारा 20 से 3 को भाग देंगे, क्या होगा, 3 6 18। ठीक है, 2 बचेगा, तो क्या फिर 3 6 18, 6.66 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो EC बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 6.66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लेंगे। बस यही कारण, जैसे समांतर आप तुरंत क्या कर देंगे, अनुपात को बराबर कर देंगे। यह हमारा थेल्स का प्रमेय है। अब देखिए थेल्स का विपरीत प्रमेय है। क्या है, थेल्स का विपरीत प्रमेय। विपरीत प्रमेय क्या कहता है कि जैसे QR है और एक लाइन MN जो है PQ और PR को M और N पर काट रही है। मतलब क्या है, अभी हमें ये नहीं पता ये समांतर है क्या है, हमें ये दिया अगर ऐसे कट कर रही है और हमें ये दिया हो कि PM अनुपाते MQ, मतलब देखिए क्या दिया है, PM अपान MQ बराबर PN बटे NR। देखिए PM क्या है, ये है, और MQ क्या है, ये है। मतलब इतना भुजा बटे इतना भुजा बराबर PN, इतना भुजा बटे इतना NR, इतना। ठीक है, तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना दिया है। तो अगर ऐसा दिया है तो थेल्स का विपरीत प्रमेय कहता है कि ये दोनों लाइन अगर ऐसा है, ऐसा कंडीशन दिया है, तो हमारा क्या होगा, QR समांतर MN। अगर इसका प्रूफ देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर ये हमें मिल जाए कि इनका अनुपात समान है तो हम तुरंत कह देंगे अगर ये है तो इसका मतलब क्या होगा, QR समांतर MN होगा। इसका प्रयोग हम क्वेश्चन लगाते समय करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, QR समांतर MN। तो उम्मीद करता हूं दोनों प्रमेय, थेल्स प्रमेय, तो थेल्स इसी का उल्टा है वो। अगर हमें ये समांतर दिया हो तो हम क्या लिख देते हैं, समान अनुपात में बांट देता है, और अगर समान अनुपात में बांट रहा है तो इसका मतलब ये लाइन इसकी क्या होता है, समांतर। अगर समांतर तो समान अनुपात में बांटेगा, अगर समान अनुपात में बांट रहा है तो इसका मतलब समांतर है। ये दोनों प्रमेय है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं आगे का क्या कौन सा प्रमेय है। देखिए मैं इस पे 4 कंडीशन बनाया हूं। ये समरूप होने की कसौटियां हैं कि जब दो त्रिभुज कब कब किस किस कंडीशन में समरूप हो सकती हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, यहां पे आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC और PQR। यहां देख रहे होंगे ना, ये 70 है, ये भी 70 है, ये 50 है, ये भी 50 है, ये 60 है, ये भी 60 है। ठीक है, तो इसमें देख रहे तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, तीनों संगत कोण बराबर है। अगर कहीं भी कोई
दो त्रिभुज मिल जाए और उसमें दिखा हो कि सारे कोण संगत आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसको हम बोलते हैं एंगल एंगल एंगल, ठीक है, एंगल 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 समरूपता कसौटी। ठीक है, कि ये किस कंडीशन से, किस क्राइटेरिया से समरूप है, कि इसके तीनों कोण आपस में बराबर है, तीनों संगत कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम कभी भी कोई क्वेश्चन देखेंगे, अगर उनके क्या हो, संगत कोण आपस में बराबर हो, तो तुरंत क्या कर देंगे, समरूप कर देंगे। अगर ये तीनों कोण संगत कोण बराबर है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। जैसे क्या होगा, ये देखिए, ए बी बटे क्या होगा, पी क्यू होगा, बराबर ए सी बटे क्या होगा, पी आर होगा, और बराबर क्या होगा, बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, ये देखिए, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, और ये इसलिए क्या होंगे, ये समरूप होंगे। किस कंडीशन से, एंगल एंगल एंगल, क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर है। तो आप ध्यान रखेंगे, दो आकृति मिली कहीं तीनों की, अगर तीनों उसके संगत कोण बराबर है तो क्या होंगे, वो दोनों आकृति समरूप होगी। अब दूसरा कंडीशन देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं दो कोण बराबर, ये 70, ये भी 70, ये 30, ये भी 30। अब देखिए, अगर दो ही कोण दो त्रिभुज में बराबर मिल जाए ना, तो क्या होगा, वो आकृति समरूप होगी। और इसको बोलते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी। ठीक है, एंगल एंगल समरूपता कसौटी। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो देखिए, जब दो एंगल हो गए तो तीसरा भी तो अपने आप समान हो जाएगा, क्योंकि तीनों का 180 योग होता है। तो 70 30 हुआ तो ये अपने आप ऑटोमेटिक 80 हो जाएगा, 70 30 तो अपने आप क्या होगा, अगला 80। तो फिर देखिए, यही तीनों कोण बराबर नहीं हो जाएंगे। इसलिए अगर हमें त्रिभुज में दो ही कोण आपस में बराबर दिख गए ना, तो क्या होगा, त्रिभुज का तीसरा कोण तो बराबर हो ही जाएगा। इसलिए क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आपको कहीं भी दिखे, जब समरूप होंगे फिर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। मतलब यही, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या होगा, ए सी बटे पी आर बराबर क्या होगा, बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, तो तीनों कोण अगर बराबर दिख गए तब भी समरूप, दो कोण दिख गए तो तीसरा बराबर हो ही जाता। तो यहां से यहाँ पे तीनों कोण एंगल 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 था, यहाँ दो कोण है तब भी एंगल एंगल समरूपता कसौटी हो गया। मतलब दो कोण बराबर हो गए तब भी क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। अब तीसरा देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे भुजाओं की लंबाइयां दी हैं। जैसे ए बी दिख रहा है 3 है, यहाँ पे पी क्यू दिख रहा है 6 है, ए सी 4 है, पी क्यू 8 है, बी सी 5 है, क्यू आर क्या है 10 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना, ए बी क्या है 3 सेंटीमीटर, पी क्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर, पी क्यू 8 सेंटीमीटर, बी सी 5, क्यू आर 10 है। यहां एक चीज हम देख रहे हैं कि ए बी बटे पी क्यू अगर हमें निकाला, या फिर पी क्यू बटे ए बी, ठीक है, क्या निकाला जाए, पी क्यू बटे ए बी, तो हम देखेंगे पी क्यू को 6 को 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, पी क्यू बटे ए बी 2 आ रहा है। अच्छा, हम पी आर बटे ए सी अगर 8 को 4 से भाग देंगे तब भी 2 आ रहा है। और अगर क्यू आर को बी सी से भाग दे 10 को 5 से तब भी क्या आ रहा है, 2। तो मतलब इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। 6 बटे 3 तो भी 2, 8 बटे 4 2, 10 बटे 5 2 आ रहा। मतलब इसका क्या है, ये दुगना है। ठीक है, अगर ऐसा है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। मतलब ये कोण ए क्या होगा, कोण पी के बराबर, कोण बी क्या होगा, कोण क्यू के बराबर, और कोण सी क्या होगा, कोण आर के बराबर। तो अगर देखिए, दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात भी अगर बराबर मिल जाए तो क्या कहते हैं, ये दोनों आकृतियां समरूप होती हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं, देखिए क्या, साइड 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 समरूपता कसौटी। ठीक है, साइड 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 क्या, समरूपता कसौटी। जैसे यहाँ पे क्या था, एंगल 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 तीनों कोण बराबर, फिर एंगल एंगल दोनों कोण बराबर। ये साइड 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 मतलब संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर। 6 बटे 3 2 आया। देखिए, तो संगत भुजाओं का अनुपात, तो 3 कंडीशन हम जान लिए क्या है, 2 कोण 3 कोण बराबर तब भी समरूप, 2 कोण बराबर तब भी समरूप, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर तब भी वो समरूप होंगे। एक चौथा कंडीशन है, देखिए क्या है यहाँ पे। देखिए, अगर कहीं कोई क्वेश्चन दे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे दिया रहेगा, बोलेगा समरूप पूछ बताओ समरूप है या नहीं, तो देख लेंगे 3 कोण बराबर तो समरूप, 2 कोण बराबर तब भी समरूप, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर तब भी समरूप। अब ये चौथा कंडीशन क्या है,
यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है। ए बी की लंबाई 2 दिया है और बी सी की लंबाई 3 दिया है, लेकिन यहाँ पे पी क्यू की लंबाई 4 दिया है और क्यू आर की लंबाई 6 दिया है। यहाँ से हमें देखने पे एक चीज जरूर कॉमन लग रहा है कि ये जो 2 है इसका ये 2 गुना है 4, और यहाँ पे जो 3 है इसका 2 गुना क्या है 6। इसका मतलब 2/4 अगर निकालें या फिर 4 को 2 से भाग करें, क्या करें 4 को 2 से, इस भुजा को इससे भागे तो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और 6 को 3 से भाग करें तब भी 2 आ रहा है। और एक चीज उसमें कॉमन है कि दोनों के बीच जो कोण बन रहा है दोनों भुजाओं के वो 70 है, यहां भी क्या है 70 है। तो अगर हमें ऐसा कोई कंडीशन मिले कि किसी त्रिभुज के 2 भुजाएं, ठीक है, 2 भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात सेम हो और उनके बीच अंतर्गत बनने वाला कोण भी समान हो, तो हमारा दोनों त्रिभुज समरूप होता है। इसके लिए क्या कंडीशन होता है, देखिए साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी क्या है, देखिए क्योंकि ये साइड है, ये जो भुजा होता है इसको साइड कहते हैं और ये कोण जो होता है उसको एंगल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये साइड, साइड के बाद फिर ये एंगल समान, ये साइड का अनुपात समान, फिर एंगल समान, फिर इस साइड का अनुपात समान, तो क्या हो गया यहां से साइड एंगल साइड। अगर यही 70 यहां आ जाता ना तो समरूप नहीं होता। हमें ध्यान रखना है कि जो 2 भुजाओं का अनुपात बराबर है उसी के बीच वाला कोण सेम होना चाहिए। अगर यही कोण इसमें 70 हो जाए तो आप देखते हैं अनुपात देख के कहीं गलत मत कर देना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आप पूछेंगे तो ध्यान देना है कि 2 साइड क्या है, ये साइड जो होने चाहिए उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और जो उनके बीच का कोण है वो समान होना चाहिए। तो 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन तीनों कोण बराबर, दूसरा क्या है 2 कोण बराबर तब भी समरूप, तीसरा क्या है संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तब भी समरूप, और चौथा क्या है कि दो संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और उनके बीच बनने वाला कोण भी समान होना चाहिए, तो क्या कहलाएंगे समरूप कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे का प्रमेय देखते हैं, ये आप याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। देखिए अब ये हमारा अगला प्रमेय क्या है, देखिए अगर यहां पे दिया है ए बी सी एक त्रिभुज आप देख रहे हैं, दूसरा त्रिभुज क्या है पी क्यू आर त्रिभुज है, ठीक है। 2 त्रिभुज है और ये दिया है, हमें दिया है कि ए बी सी जो ये त्रिभुज है पी क्यू आर के क्या है समरूप है। समरूप होने का मतलब इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। अगर ऐसा है मतलब हमें दिया है 2 त्रिभुज समरूप है, ठीक है, तो यहां से प्रमेय होता है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी अपान एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, ठीक है। संगत भुजाएं मान लो ये ए सी है, क्या है ये मान लो ए बी है, तो ए बी का संगत भुजा क्या है यहाँ पे पी क्यू, क्या है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए इनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या फिर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे ए सी है, ए सी अपान क्या पी आर का होल स्क्वायर बराबर बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है, बी सी अपान क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या है अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है उनकी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए एबीसी त्रिभुज है ना तो इसकी भुजा ही होगी ऊपर, देखिए एबीसी का त्रिभुज तो इसकी भुजा सबसे पहले ऊपर, ना कि इस क्षेत्रफल का नीचे कर दो इसका वाला ऊपर कर दो। तो जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर लिखे हो उसकी भुजा ऊपर लिखी जाएगी और जिसका नीचे उसका नीचे, लेकिन ध्यान करना है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात लेना है और उसका क्या कर देना है वर्ग कर देना है, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पे देखिए ए बी का पहले फिर ए सी है फिर बी सी है उसके बाद पी क्यू पी आर और क्यू आर है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना और संगत भुजाएं ही लेना है। अब इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे दिया हो कि 2 त्रिभुज है उनकी संगत भुजा उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात है हमारा 4:16, क्या है उनके क्षेत्रफल का अनुपात है 4:16, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात, ये देखिए क्षेत्रफल का अनुपात क्या है,
ये देखिए क्षेत्रफल का अनुपात लिखा है, तो हम क्या कर देंगे, क्षेत्रफल का अनुपात 4:16 लिख देंगे। अब देखो बोल पूछा उनकी संगत भुजाओं का, ये जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 होगा मान लो उसकी भुजाएं क्या हो, x रहा हो, और जिसका 16 हो वो क्या मान लो उसकी भुजा y रहा हो। तो देखो दिया है ये क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात, क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। जब हमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और उनके संगत भुजाओं का अनुपात पूछे तो क्या कहें, देखिए क्षेत्रफल का अनुपात और क्या होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए x/y क्या होगा, इसके वर्ग के बराबर। क्षेत्रफल का अनुपात देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात तो लिख दिए 4:16। उसके बाद क्या होता है, उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो हम ये कर दिए। अब हमें निकालना है x/y, क्योंकि यही तो इनकी भुजा है, x/y, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो ये जो वर्ग है इधर आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 4/16, और यहाँ बचेगा x/y। अब यहां से हम देखें तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, 4 का 2 हो जाएगा, और 16 का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4:16 या फिर 1:4 हो सकता था। तो यहां से भी अगर अनुपात निकालना चाहे 4:16 या फिर 1:4 भी लिख सकता था, तो क्या होगा 2:4, या फिर इसको काटेंगे तो 1:2 आएगा। ठीक है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा इस तरीके से निकालेंगे। अगर हमें दिया रहेगा क्षेत्रफल का अनुपात तो उसका वर्गमूल कर देंगे संगत भुजाओं का अनुपात का। अगर हमें यही दिया होता संगत भुजाओं का अनुपात, क्या दिया होता कि मतलब यह AB संगत भुजाओं का अनुपात अगर दे दिया था 2:3, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, क्या संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो देखो संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ रख देते, तो इसका वर्ग कर देते, इसका वर्ग करने का मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 4:9 आ जाता क्षेत्रफल का अनुपात। जब ये संगत भुजाओं का अनुपात दिया जाएगा तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो मतलब ये ध्यान रखेंगे कि जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाए तो वर्गमूल कर देंगे उसका, तो संगत भुजाओं का अनुपात निकल आएगा। अगर संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो तो उसका हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, उसका वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आप वीडियो रोक के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे क्या बोल दिया आपको मिस हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप उसको रिवाइज कर लेंगे, वीडियो रोक के भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रमेय हमारा ये है। ठीक है, क्या है ये, देखिए क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे जो कोण A है क्या है, 90 अंश का है। अब इस समकोण वाले शीर्ष से, ठीक है, समकोण वाले शीर्ष से BC पर एक लंब डाला गया, ठीक है, AD। ठीक है, तो इससे हमारा क्या है, ABC एक समकोण त्रिभुज जहां ये कोण पूरा एक कोण क्या है इस तरीके से बना है। देखिए ऐसे था ये त्रिभुज, ये कोण क्या था, ये 90 अंश है, 90 अंश का कोण है। तो यहां मान लो A था, ये B, ये C। ठीक है, अब क्या किया गया, इस वाले सिर से 90 अंश के कोण से इस कर्ण पे क्या किया गया है, लंब डाला गया है। मतलब ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अगर ध्यान से देखें तो ABC क्या हो रहा है, यही ABC, ये D होगा। ठीक है, ABC क्या है, हमारा एक त्रिभुज है। तो इसमें देखा जाए तो 3 त्रिभुज है, एक छोटा, फिर ये दूसरा छोटा, एक बड़ा वाला, तो 3 त्रिभुज है। अगर हमारे समकोण वाले शीर्ष से इस कर्ण पे लंब डाला गया हो तो जो तीनों त्रिभुज बन रहे हैं ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, अब ये जो निशान होता है ना, ये समरूप का निशान होता है, और सर्वांगसम का निशान ये होता है 2 लाइन और उसके ऊपर एक लहराती लाइन। ठीक है, और ये लहराती लाइन क्या दिखाती है, समरूप दिखाती है। ठीक है, तो देखिए ABC जो तीनों त्रिभुज होंगे इस कंडीशन पे, जब क्या हो, समकोण के शीर्ष से, मतलब समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया, तो जितने तीनों त्रिभुज बन रहे हैं तो तीनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो हमें याद रखना, आप जैसे इनके संगत भुजाएं खोजना हो आप कैसे खोजेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा ABC त्रिभुज है और ABD, 2 त्रिभुज ले लिए। ABC कौन सा, ये ABC बड़ा वाला है और ABD ये छोटा वाला है। ठीक है, अब यहाँ से देखें, अगर हम ABC त्रिभुज देखें, ABC त्रिभुज कैसे बना होगा, ऐसे बना होगा, है ना, ऐसे बना। ये 90 अंश का है, इसका नाम A है, ये B है, ये C है। ठीक है, और एक ABD है, ABD, और ABC यही देखो लिखा हूँ, ABC। अब सोचो ABC के अगर हम देखें संगत भुजा क्या होता है, जो संगत कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, उसकी संगत भुजा होती है। मतलब जो देखिए ये 90 अंश है, ठीक है, एक कोण A 90 अंश है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये BC लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, BC। अब देखिए इसका जो ABD है, ये ABD है, इसके सामने वाला भुजा देखेंगे, ये क्या है 90 अंश, तो इसके सामने क्या है भुजा AB, तो BC/AB लिख देंगे।
बराबर। अच्छा एक चीज देखें, जो जब हमारा त्रिभुज ए बी सी ये बड़ा वाला है और ए बी डी ये है, तो इसमें ये जो कोण बी है देखिए इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और एक बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, तो दोनों में ये कोण क्या है, कॉमन है। अच्छा क्योंकि हम लोग ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज सबसे पहले बड़े वाले का भुजा लिख रहे हैं, तो दूसरा भी क्या लिखेंगे, बड़े वाले का भुजा। अब देखिए यहाँ से ये बी कोण क्या है, इस बी वाले के बराबर ही है ना, इस वाले छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज के लिए। देखिए बड़े त्रिभुज के लिए इस कोण के सामने की भुजा क्या है, ए सी, इस कोण के सामने की भुजा क्या है, ए सी। लेकिन जब छोटा त्रिभुज ए बी डी देखेंगे तो इस कोण के सामने की भुजा क्या है, ए डी, तो ए सी अपान क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, बराबर। अब देखिए हमारा ये बी सी हो गया, ए सी हो गया, तो तीसरी भुजा क्या बची अपने आप, ए सी बची, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, ए सी क्या, ये देखिए ये हो गया बी सी हो गया, ए सी तो हो चुका है, तीसरी भुजा देखिए बी सी हो गया, इसके सामने भुजा ये हो गया, अब यही बचा है ए बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान, यहाँ से क्या बचा है, ये ए बी हो गया, ए डी हो गया, तो हमारा क्या बचा है, बी डी, तो क्या हो जाएगा अपान बी डी। ठीक है, ये आप रोक के फिर से दोबारा देख लेंगे क्योंकि वही बोलूँगा मैं दोबारा भी, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग इसी तरीके से इसका देखना चाहे ए बी डी और ए सी डी का, ठीक है, ए बी डी ये तरीका ये क्वेश्चन में यूज होते हैं, ठीक है, इसलिए इसे जानना जरूरी है। ए बी डी और ए सी डी का देखिए क्या है, ए बी डी है और ए सी डी, अच्छा ए बी डी है और ए सी डी, ये दोनों त्रिभुज है, ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे वाले। तो सबसे पहले हम क्या करें, कर्ण का अनुपात ले लेते हैं। देखिए ये डी वाला इसके 90 अंश सामने का भुजा क्या है, ए बी, और ये 90 अंश इसके सामने का भुजा ए सी। तो हम अगर ए बी डी पहले लेते हैं तो इसके सामने भुजा क्या, ए बी ले लेते हैं, ठीक है, ए बी बटा ए बी अपान क्या हो जाएगा, इसका कर्ण ए सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुज में कौन सा कोण किसके बराबर है। ठीक है, अब देखो हम क्योंकि ये 90 अंश जानते थे तो ये दोनों में 90 अंश, तो हमें एक तो फिक्स मिला था कि दोनों का कर्ण का अनुपात सेम होगा, मतलब कर्ण का अनुपात होगा, फिर दूसरे का क्या होगा, अब दूसरा कोण हमें निकालना होगा। ये देखिए बी और सी में हम अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो देखो ये तो 90 हो गया था। अच्छा एक चीज और बताओ, ये बी कोण और ये वाला कोण और ये तीनों का जोड़ क्या होगा, 180 अंश होगा। इसमें से 90 कट गया तो ये कोण क्या होगा, 90 माइनस बी होगा। क्या होगा ये कोण, 90 माइनस बी, इस कोण में से घटाएंगे तो ये 90 माइनस बी होगा। ठीक है, अच्छा और अच्छा ये पूरा कोण कितना है, ये वाला, ये पूरा कोण क्या है, 90 है। क्या है, ये पूरा कोण क्या है, 90 है। ठीक है, ये क्या है, 90 माइनस बी। अच्छा ये पूरा कोण को हम क्या लिख सकते हैं, ये कोण क्या है, 90 माइनस बी। इस पूरे कोण को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये पूरा कोण है 90 और 90 बराबर क्या है, ए प्लस बी भी है। क्यों, ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या है, ये ए वाला मतलब इतना कोण। ठीक है, इतना कोण प्लस इतना कोण क्या होगा, 90 होगा, और इतना ही कोण प्लस इतना कोण क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। आप इसको ध्यान से यहां से समझ लीजिए, ये देखिए ऐसे है चित्र। ठीक है, तो ये वाला 90 है पूरा। ठीक है, और ऐसे हमारा लंब डाला गया है और ये 90 है। अब ये वाला जो कोण है यहाँ पे और ये वाला कोण, दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, 90 होगा, और ये कोण धन ये कोण भी दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, 90 होगा। जब दोनों जोड़ा जा रहा है, ये वाला इसमें भी आ रहा है, ये वाला इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों जोड़ने पे 90 आ रहा है, ये दोनों जोड़ने का मतलब ये वाला कोण क्या होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। मतलब ये वाला जो कोण है ये वाले के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा, ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होगा। तो क्योंकि हम ये वाले भुजा पहले लिख रहे हैं, ठीक है, ये रोक के फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा जैसे बताया हूं, ये वाला कोण इसके बाद, क्योंकि ये और ये 90 हो रहा है, ये और ये 90 हो रहा है। ठीक है, ये दोनों 90, ये दोनों 90, इसमें दोनों में यही दो जोड़ा जा रहा है ना, इसका मतलब दोनों में से ये घटाएंगे तो इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब इसके सामने वाला संगत को भुजा ये होगा AD, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, AD। ठीक है, क्या होगा, AD, और इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, CD। फिर अगला भुजा बचा, क्या क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ बचेगा BD, तो BD अपान क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हुआ, ये कर्ण हो गया और ये हो गया, BD अपान ये AD बच जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, AD। तो ये हमारा होगा, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम दो और
एक प्रमेय बचा है, ठीक है, उसको बता के उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, वो छोटा चित्र हो गया था, शायद उसमें समझ ना आया होगा, ठीक है। अब फिर से देखो, क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए क्या है यहां पे मैं बताया, अगर जैसे ए बी डी त्रिभुज, क्या है त्रिभुज ए बी डी, कौन सा ए बी डी, और इसके समरूप कौन सा त्रिभुज है ए सी डी, क्या है ए सी डी। इन दोनों में संगत भुजाएं कैसे खोजेंगे, ठीक है। संगत भुजाएं कैसे, देखिए ये 90 अंश है ना, ये भी 90 अंश है। क्या होता है, संगत कोण जो बराबर कोण होते हैं उसी के सामने वाली भुजाएं क्या होती है, संगत भुजाएं। यदि 90 के सामने ये वाली भुजा है और इस 90 के सामने ये वाली भुजा है, तो दोनों कोण बराबर है। संगत कोण के सामने ही संगत भुजाएं होती है, दोनों कोण बराबर, तो इसके सामने वाली भुजा भी एक दूसरे के संगत होंगी, ठीक है। तो ये देखिए 90 है, तो इसके सामने वाली भुजा इस त्रिभुज में अगर हम लोग पहले ए बी डी का लिखे ऊपर की तरफ, तो इसके सामने 90 अंश के सामने क्या है, हमारा ए बी है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, ठीक है। और अपान में क्या करेंगे, इसके 90 के सामने क्या है, ए सी है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ ए सी लिखेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर इसके आगे इसके सामने ये हो गया, कर्ण हो गया दोनों का। अब देखिए हमें क्या है, अब इसके बाद पता नहीं लग पा रहा है कि ये कौन है, ये कौन है, और ये कौन है, ये कौन है, इसमें कौन किसके बराबर है, लेकिन हम निकालेंगे कैसे। देखिए ये, क्योंकि ये पूरा कोण क्या है, 90 है, ठीक है। अच्छा इस त्रिभुज में देखिए ये वाला कोण, यहाँ पे इस त्रिभुज को हम इस कोण को मान ले रहे हैं x, और इसका नाम मान ले रहे हैं y, और यहाँ पे ये क्या है, इसको z मान ले रहे हैं, ठीक है। और x y z इसको मान लेते हैं p मान लेते हैं, ठीक है। तो तीनों कोण को हम कर लेते, देखते हैं कोई बराबर है किसी के क्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x y, अब अगर ध्यान से हम लोग देखें x और y को जोड़ने पे क्या मिलेगा हमें, क्योंकि ये त्रिभुज है, ये 90 अंश से तीनों कोण इसके क्या होंगे, 180 होंगे। इसमें से एक तो 90 हो गया है पहले ही, तब कितना बचा, 90 अंश और बचा है, मतलब x और y जोड़ने पे क्या आएगा, हमारा 90 आएगा। क्या आएगा, x और y जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा 90 आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखें, ये वाला पूरा कोण 90 है, यहां पे इसका मतलब y और z जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, 90। क्या y यहां पे है, y मतलब z में अगर हम y और z जोड़े तो इसको z प्लस y, अच्छा ये आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि आप जानते हैं 2 और 3 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा, और 3 और 2 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा। तो जोड़ में आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वाई जेड बोल रहा था, यहाँ पे लिख दिया जेड वाई, तब भी 90 ही होगा, ठीक है, 90 होगा। अब देखो ध्यान से देखें, अब यहाँ ये 90 बराबर, तो y बराबर, तो क्या होगा, ये x और z भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। x क्या होगा, x क्या होगा, z के बराबर होगा। क्या होगा, x बराबर z। कैसे नहीं होगा भाई, अब x में y जोड़ने पे तब भी 90 आ रहा है, z में भी y जोड़ने पे 90 आ रहा है। क्यों, y तो एक ही चीज है ना। अब बताओ ये समान होगा y x और z, तभी तो एक ही चीज जोड़ने पे 90 दोनों में आएगा। तो यहां से भी आप चाहे यहां से समझना चाहे यहां से समझ लीजिए, ठीक है। इसमें जोड़ो तब भी 90, इसके साथ जोड़ो तब भी 90, ये तो दोनों के साथ जोड़ा, उसको निकाल दिए, तो इसका मतलब ये और दोनों क्या होंगे, बराबर। अब देखिए जब x और z बराबर, तो x के सामने की भुजा क्या है, AD है, तो हम ऊपर लिख देंगे AD, और जो z है, z के सामने की भुजा क्या है, CD है, तो यहां लिख देंगे CD। अब उसके बाद जो भुजा बचा वही लिख दो, एक ही निकालने की जरूरत थी। अब ये कोण है, इसके सामने क्या है, ये BD है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ BD, और अपान, और इसके सामने क्या था P, इसके सामने क्या है AD, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, पिछली बार बताया था यही सेम चीज, ठीक है, वहाँ चित्र छोटा हो गया था, वही बता दिया। अब इसके बाद जो प्रमेय हमारा, ये नॉर्मल अब बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जब कोई समकोण त्रिभुज दिया हो, जब कोई समकोण त्रिभुज दिया हो, तो उसमें ये जो एक कर्ण होता है ना, इसका जो वर्ग होता है, इस लंब के वर्ग मतलब AB का वर्ग प्लस ये आधार जो BC है इसके वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। सारा थ्योरम मैं एक अलग जगह से इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारे के सारे ये थ्योरम मिलेंगे त्रिभुज के, ठीक है। तो अगर आप पूरा देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं, ये रिवाइज करा रहा हूँ तो एक छोटा सा एक बार झलकी दिखा दे रहा हूँ। क्या है ये आप जानते ही हैं, ठीक है, कि अगर समकोण त्रिभुज है तो उनके कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। अब देखिए एक त्रिभुज है, इसमें दे दिया हो अगर कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो, तो ये जो
भुजा होता है जिसके वर्ग के बराबर उसके सामने वाला कोण 90 अंश होता है। मतलब कि क्या, ए बी सी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज। मतलब इसी का उल्टा है कि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और इसमें दिया है एक भुजा का वर्ग अन्य दो वर्गों की भुजा के बराबर हो तो ये एक त्रिभुज क्या होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, इतना टोटल पूरे त्रिभुज में यही कॉन्सेप्ट है। इसी को क्वेश्चन में लगाएंगे, चाहे जो क्वेश्चन है जिसमें सारे के सारे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ दो चार अच्छे क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, अभी जो प्रमेय हम लोग पढ़े थोड़ा पहले कि जो समकोण से क्या हुआ उसके कर्ण पे लंब डाला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए बी, ये क्वेश्चन जो है उसी पे आधारित है। देखिए क्या है, ए बी डी समकोण त्रिभुज है। क्या है, ए बी डी जो है, देखिए ए बी डी क्या है, समकोण त्रिभुज है। और इसमें दिया ए सी जो है बी डी पर लंब है। ठीक है, ए बी, और ये जो कोण ए है ना, ये कोण ए समकोण है, ये भी दिया है। क्या है, जो ए है कोण ए क्या है, समकोण। ठीक है, ये समकोण, ये 90 अंश के बराबर है। ठीक है, ये पूरा ए बी डी समकोण त्रिभुज। और ये जो ए सी है बी डी पर लंब है। तो हमारा सिद्ध करना है, 3 क्वेश्चन सिद्ध करना। पहला ये है, दूसरा ये, और ये तीसरा। ठीक है, अब देखिए पहला क्या सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तो हम पहले लिखते हैं क्या सिद्ध करना है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, बी सी इंटू बी डी। क्या है, बी सी इंटू बी डी। ठीक है, बी सी इंटू बी डी सिद्ध करना है। देखिए ये बोलो ए बी बी सी बी डी, ए बी कहाँ मिलेगा, ये वाला ए बी है, बी सी ये है, बी डी ये बड़ा वाला। ठीक है, तो हम यहां से देखने पता लग रहा है हमें ये इस भुजा की जरूरत है और बी सी इस भुजा की और बड़े वाली भुजा बी डी। तो इसमें देखें हमारा कितना त्रिभुज बनेगा, 1 2 और एक बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमें ए बी बी डी ये बड़े वाले की जरूरत है और ए बी बी सी, ए बी ये है इसमें है और बी सी भी इसी में, तो ये वाला त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की जरूरत होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, हम प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर क्या है समकोण त्रिभुज में उसके 90 अंश वाले शीर्ष से उसके कर्ण पे लंब डाला जाए तो जो त्रिभुज बन रहे वो आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए बी डी समानुपात ए बी सी त्रिभुज दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब एक चीज और देखिए, त्रिभुज जब दिया हो ना तो इसका हम लोग कोण पहले देखिए, ये तो हमें 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये क्या है 90, ये भी 90 है और ये पूरा कोण क्या है, ये पूरा ए कोण क्या है 90 अंश है। अब देखिए इसमें 2 पार्ट हो गया। देखिए ये कोण हमें नहीं पता है, ना ये पता है, ना ये वाला ना ये वाला। अगर हम इसको मान ले एक्स वाई मान ले और इसको मान ले एक्स वाई जेड और पी मान ले। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे ध्यान से, अगर देख लें थोड़ा सा, ये अगर सॉल्व कर लेंगे हम, ये जो यक्स कोण है और जो जेड है, अगर देखें यक्स और जेड क्या होगा, दोनों जोड़ने पे 90 होगा। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, इसमें से ये 90 तो हो ही गया है। तो ये दोनों कोण क्या होगा, यक्स और जेड, जेड इतना है, ठीक है, जेड इतना है। ठीक है, यक्स और जेड क्या होगा 90 होगा। क्या होगा, यक्स और जेड क्या होगा 90 होगा। अच्छा और एक चीज देखिए, यहाँ से जेड और पी, क्या जेड और पी ये भी तो क्या होगा 90 होगा। अच्छा देखिए यहाँ 90 है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड, इसका मतलब क्या होगा, यक्स बराबर क्या होगा पी होगा। यक्स बराबर क्या होगा, ये आप ध्यान रखेंगे, हमारा ये वाला यक्स क्या है, कोण पी के बराबर है। अच्छा जब यक्स पी के बराबर हो गया ना, क्योंकि सारे त्रिभुज समरूप है तो अपने आप वाई क्या हो जाएगा, y बराबर जेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा देख लीजिए x बराबर p है और y बराबर जेड है। अब इसका जहां यूज होगा, जरूरत होगी, हम लगाएंगे। देखिए अब त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। ए बी डी कहाँ है हमारा, ए बी डी ये है। इसका अगर हम देखें कर्ण ए क्या है 90 अंश है, तो कर्ण क्या होगा बी डी होगा। क्या होगा कर्ण इसका, बी डी होगा। ठीक है, तो इसका कर्ण लिखे अपान छोटे वाले का, छोटा क्या है ए बी सी, ए बी सी, तो ये 90 है, इसके सामने का कर्ण क्या है ए बी है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ ए बी लिख देंगे बराबर, एक भुजा हो गया। अब दूसरा ये कोण देखें हमारा, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला,
ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। इसमें देखिए ये छोटा वाला जो ए बी सी है यहाँ x है, और बी डी ए ये बड़े वाले में भी x है, दोनों में कोण बराबर, तो इसके सामने की भुजा बड़े वाले का क्या होगा, AD होगा, और इसी के सामने की भुजा AC होगा। फिर देखिए दूसरा कोण हमारा ये Z क्या है, इस Y के बराबर है, ठीक है, जो बचा ही है इसके। अब देखिए पहले हम Y का लिखें, बड़े वाले को Y के सामने क्या है, AB है, ठीक है, AB है, और नीचे क्या है, छोटे वाले का Z के सामने क्या है, BC है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ध्यान से देखिए हमें लाना क्या है, AB स्क्वायर, AB BC BD। अब यहाँ देखेंगे जो अनुपात दिया है किसमें मिलेंगे, AB यहाँ पे है, ठीक है, BC यहाँ पे है, और BD यहाँ पे, मतलब ये और ये दोनों मिल रहे हैं, तो हम दोनों इसको अलग कर लेते हैं। क्या होगा, जो सब बराबर लिखे ना, तो हम क्या कर लेंगे, BD अपान AB बराबर, ये वाला छोड़ देते हैं, यहाँ वाला लिख लेंगे, क्या होगा, AB अपान BC, क्योंकि ये आपस में सब बराबर है, तो इतना बराबर इतना भी तो लिख सकते हैं। जब ये बराबर इसके बराबर इसके, तो हम BD अपान AB बराबर इतना अपान ये लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम तिरछा गुणा करा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब हम BC गुणे BD करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, BC इंटू BD आ जाएगा, बराबर यहाँ AB गुणे AB क्या कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, AB दोनों है, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। तो हमारा देख रहे हैं यही क्या सिद्ध करना था, AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, तो वही तो आगे इसको सिद्ध कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, उलट देंगे तो क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर क्या है, BC इंटू BD, ठीक है। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। आराम से रोक के दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या है, ठीक है, दूसरा हम ध्यान से देखेंगे क्या है, सिद्ध क्या करना है, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू CD, क्या है, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC है, ठीक है, AC स्क्वायर। ये देखिए, अब देखिए इसमें AC कहाँ है, ये AC बीच वाला है, 2 बार मिलेगा, और BC इंटू CD, BC कौन है, BC ये है, CD ये है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे भुजाएं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज छोटे वाले लेने हैं। तो हम जानते हैं क्या, त्रिभुज ये छोटा वाला ABC, क्या ABC समरूप त्रिभुज ये ACD, ठीक है, ये दोनों समरूप हैं, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, ABC की संगत भुजा और ACD की संगत भुजा। अब देखिए सबसे पहले हम लेंगे कर्ण का, ले लेते हैं, ठीक है। कर्ण का अच्छा देखो, कर्ण क्या क्या है, 90 है, 90 के सामने क्या है, AB है, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ, AB। हालांकि AB की जरूरत है नहीं, लेकिन लिख लेते हैं, ठीक है। AB है, इसके सामने कर्ण 90 अंश के बराबर AB है, इसके 90 के सामने क्या है, AD है, तो क्या होगा हमारा AB अपान AD, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, अच्छा देखिए हमारा यहाँ से क्या मिला, x बराबर P, x बराबर P है, तो x के सामने क्या है, AC है, x के सामने AC अपान, और P के सामने क्या है, CD है, लिख लेते हैं CD, ठीक है। और अब बराबर क्या होगा, और यहाँ जो Z क्या है, Y के बराबर, तो Z के सामने क्या है, BC, क्या है, BC। तो देख रहे हैं ये इसीलिए कोण निकाल लिए थे पहले, जिससे आसानी होगी। Z के सामने BC है, और देखिए Y के सामने क्या है, AC, Y के सामने क्या है, AC, ठीक है। जैसे ये देखिए AC लिखा था यहाँ पे, CD की जगह हमें CD नहीं DC लिखना है, ठीक है, क्योंकि जो CD है उसको DC भी, क्योंकि हमें प्रूव करना है DC, तो चाहे CD लिखो चाहे DC, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, तो हम DC लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें किसकी जरूरत है, AC की जरूरत है, AC इसमें है, AC इसमें है, BC और CD इसमें कोई जरूरत नहीं, तो हम ये दोनों बराबर करेंगे, क्या लिखेंगे, AC बटे DC बराबर BC बटे AC। ये दोनों जब ये तीनों बराबर, तो इन दोनों को आपस में अकेले ले लिया कि ये बराबर ये, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, ये तिरछा अगर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, AC स्क्वायर। देखिए AC गुणे AC स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC इंटू DC, क्या हो जाएगा, BC इंटू DC। तो हमारा यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा तीसरा क्या है, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, क्या है, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD।
अब देखिए इसके लिए ना हमें तीसरा त्रिभुज लेना होगा। देखिए एडी, एडी क्या है हमारा, ये है, और बीडी क्या है, ये बड़ा वाला। इसका मतलब देखिए जैसे एक बार हम लोग पहले स्टार्टिंग में क्या लिए, एबीडी ये वाला और बड़ा वाला, फिर ये दोनों लिए, फिर अब ये वाला लेंगे और बड़ा वाला। तो हम यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, क्योंकि हम जानते हैं क्या, एडीसी या फिर एसीडी त्रिभुज, एसीडी समरूप त्रिभुज क्या है, बड़ा। एबीडी क्या है, ए बी डी, दोनों क्या है, समरूप है, तो इनके संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, कर्ण लिख लेते हैं, ठीक है। यदि अब पहले छोटे वाले का लिखते हैं, तो छोटे वाले का अगर कर्ण देखें, ये सी 90 अंश ये वाला कोण, तो इसके सामने क्या है, एडी है, तो हम क्या लिख लेते हैं, एडी। क्या लिख लिए, एडी अपान, फिर बड़े वाले का कर्ण ये 90 है, तो इसके सामने भुजा बीडी, बड़ा वाला क्या है, एडी अपान इसकी भुजा क्या है, बीडी, बराबर। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए दोनों का कोण ये वाई दोनों में है, ये बड़े वाले में भी त्रिभुज है और ये छोटे वाले त्रिभुज क्या है, ए डी सी, तो इसमें भी वाई कोण है, और ये देखिए ये बड़ा वाला इसमें भी वाई है, तो वाई के सामने क्या है, ए सी है, छोटे वाले में क्या है, ये ए सी है, और इसी के सामने क्या है, ए बी है, ए बी हो गया, बराबर। अब देखिए जो बचा हमारा क्या हो गया, 90 हो गया वाई, तो P के सामने क्या बचा है हमारा, CD, P के सामने क्या बचा है, CD, और CD अपान इसमें क्या बचा, P किसके बराबर है हमारा, यक्स के सामने ये वाला है, इसके सामने क्या बचा है, AD बचा है। ये देखिए ये वाली भुजा क्या है, AD। आप ध्यान से देखिएगा, आराम से हो जाए। अब देखिए हमें किसकी जरूरत है, एडी, बीडी और सीडी। एडी है, बीडी है, सीडी है, ये एसी अपान एबी की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला इसके क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहां से हम देखेंगे क्या आएगा, एडी अपान बीडी बराबर सीडी अपान एडी। अब फिर तिरछा गुणा करेंगे, एडी गुणे एडी क्या हो जाएगा, एडी स्क्वायर बराबर यहां क्या हो जाएगा, बीडी इंटू सी डी। ठीक है, हमारा ये प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया, बहुत आसान तरीके से समझाया। ठीक है, एकदम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, हमें दिया है एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ये दिया है हमें। और एक चीज और दिया है, ये देखिए बीडी, जो बीडी है वो 1/3 बीसी है। क्या है, जो ये बीडी है, ये दूरी दिया है इसमें, बीडी एक बिंदु क्या है, इसमें दिया है कि बीसी पर एक बिंदु डी है, तो इसमें संबंध दिया है, ये जो बीडी है 1/3 बीसी, बीसी का 1/3 है, इसका 1/3 है। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज, मतलब AB बराबर क्या है, BC बराबर AC। ठीक है, तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है, 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। AD क्या है, ये इसका 9 गुना क्या है, इसके वर्ग के बराबर 7 गुना इसका AB का स्क्वायर, मतलब 9AD स्क्वायर इसी वाले भुजा के वर्ग में 9 से गुणा होगा और ए वाले वर्ग की भुजा में 7 से, इतना बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, चूंकि त्रिभुज ए, क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समबाहु है। अब देखिए जब समबाहु है तो हमारा यहां से क्या मिलेगा, AB बराबर BC बराबर AC। ठीक है, क्या होगा, तीनों भुजाएं AB बराबर BC बराबर AC, तीनों बराबर होंगी। अच्छा एक चीज और होगा, यहां पे देखो दिया है BD बराबर 1/3 BC। क्या दिया है, BD बराबर 1/3 BC दिया है। ठीक है, BD बराबर 1/3 BC दिया है। ठीक है, इस BC क्या है, बराबर है AB के, तो हम यहां लिख सकते हैं BC की जगह AB, तो क्या होगा, AB/3 भी हो जाएगा। ठीक है, AB/3। अच्छा अब हमें इसे सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक चीज देखेंगे, एक रचना करेंगे। ठीक है, रचना क्या है, रचना ये होगा, ये A से ना BC पर लंब डालेंगे। क्या, A से BC पर लंब डालेंगे AM, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AM लंब
बी सी, ठीक है। ए हम क्या कर रहे हैं, बी सी पर लंब डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब यम लंब डाल रहे हैं, जब ये यम लंब डालेंगे ना, तो पता है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, क्या है, समबाहु त्रिभुज। अगर इस पे लंब डालेंगे, देखिए समबाहु त्रिभुज तो सारे कोण क्या होंगे, ये भी 60 होगा, ये पूरा 60, ये भी क्या होगा 60 होगा, ठीक है। जब 60 होगा, ठीक है, जब इस पे लंब डालेंगे ये 60 हो गया, ये क्या हो गया 90 अंश, ठीक है। तो अगर त्रिभुज हम ये देखेंगे क्या, ए बी एम और त्रिभुज ए सी एम, ध्यान से देखें तो इसमें क्या होगा, एक देखिए 60 अंश बराबर है, मतलब कोण बी बराबर क्या है, कोण बी बराबर क्या है, कोण सी, है ना। और ये देखिए 90 अंश मतलब कोण ए एम बी बराबर ए एम सी, कोण ए एम बी बराबर कोण ए एम सी क्या है 90 अंश है, ये क्या है 60 है, और क्या है ए एम बराबर ए एम है, उभयनिष्ठ है, ए एम बराबर ए एम है। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, मतलब त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एम। अब जब सर्वांगसम मतलब इसकी सारी भुजाएं इसके बराबर होंगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी एम बराबर सी एम, क्या होगा, बी एम बराबर क्या होगा, सी एम होगा, ठीक है। बी एम बराबर क्या होगा, बी एम बराबर सी एम होगा, और यही क्या होगा, बी एम क्या है आधा है, सी एम क्या है आधा है, ये बी सी का आधा नहीं होगा, क्या होगा बी सी बटे 2 होगा, या फिर क्या होगा, बी सी क्या है ए बी के भी बराबर, तो क्या होगा ए बी बटे 2 होगा, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूं। तो हमारा क्या हुआ, देखिए समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर, ये दिया था, हमें दिया है तो ए बी बटे 3 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी सी क्या है, बी सी जो ए बी के बराबर, तो बी सी बटे 3 1 बटे 3 बी सी का मतलब वही बी सी बटे 3, तो क्या होगा ए बी बटे 3 के बराबर ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, एक रचना किया है, एक से ए से इस पे क्या किया, लंब डाला, लंब डालने से बाद क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज ने, इसलिए ये क्या होगा मध्य बिंदु पे ही आके मिला, यहां देखो सिद्ध कर दिया, बी एम बराबर सी एम। अब देखिए क्योंकि ये लंब डाला है, देखिए अब ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बनेगा ए बी एम, एक बनेगा ए डी एम, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी एम में, क्या ए बी एम में, देखिए क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो हम एक पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय, ये कर्ण का वर्ग क्या होगा, कर्ण का वर्ग ए बी का वर्ग जो होगा बी एम और ए एम, कर्ण का वर्ग जो होगा आधार ए एम है या लंब ए एम है प्लस आधार क्या बी एम के वर्ग के बराबर होगा। देखिए ए एम बी था, इसका कर्ण का वर्ग इसके वर्ग के प्लस इसके वर्ग के योग के बराबर हो गया। ऐसे ही इसी तरीके से, अच्छा यहां से हम एक चीज देखें, जो ये ए एम है, ए एम स्क्वायर क्या होगा, ए एम स्क्वायर इधर आ जाए, बी एम इधर आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। ए एम स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही त्रिभुज ए डी एम में, त्रिभुज ए डी एम में, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 अंश है ना, लंब डाला गया था, तो समकोण त्रिभुज ए डी एम में, ए डी एम में फिर देखिए कर्ण का वर्ग ए डी का वर्ग क्या होगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या फिर यही से हम एक चीज और निकाल सकते हैं, क्या सीधा ए एम ही निकाले तो क्या हम ये जो ए एम लंब है क्या होगा, ए एम का वर्ग होगा कर्ण के वर्ग, कर्ण क्या है ए डी का वर्ग माइनस डी एम का वर्ग, डी एम का वर्ग, ठीक है। अच्छा ये जो डी एम है, यहां पे हमें एक चीज क्या दिया था, बी डी बराबर 1/3 बी सी, ये पूरे बी सी का क्या है 1/3 है, ठीक है, क्या है बी सी का 1/3 है। तो अगर हम ये देखिए डीएम क्या होगा, डीएम के बारे में अगर निकालें क्या होगा, डीएम जो डीएम है, डीएम को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, डीएम को क्या लिख सकते हैं, बीएम माइनस बीडी लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए पूरा डीएम है ये देखिए पूरा डीएम इतना बड़ा निकालना है, तो हम क्या करें, बीएम में से अगर बीडी घटा दें तो हमारा डीएम निकल आएगा। क्या लिख रहा हूं, देखिए डीएम को लिख रहा हूं बीएम माइनस बीडी, बीएम माइनस बीडी, ध्यान से देखिएगा, ये डीएम इतना है, इसको लिख दिया बीएम माइनस बीडी,
बी एम माइनस बी डी जब कर दिया तो अच्छा बी एम को देखो, हम लोगों ने बी एम क्या है, बी एम बराबर सी एम है, और यही बी एम क्या है, ए बी बटे 2 के बराबर है। तो हम बी एम की जगह क्या लिख देंगे, ए बी बटे 2। और बी डी जो है, बी डी यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ए बी बटे 3 है, ए बी बटे 3 है, तो ए बी बटे 3 लिख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तिरछा गुणा कर 3 ए बी माइनस 2 ए बी क्या होगा, 3 ए बी माइनस 2 ए बी, और पूरे का बटे 2 तिया का 6, 3 ए बी में से 2 ए बी घटेगा तो क्या आ जाएगा, ए बी बटे क्या आ जाएगा 6। तो हमारा डी एम जो होगा ए बी बटे 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा एक समीकरण है, एक समीकरण 2 है, इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए निकाला हूं। ठीक है, जो निकाला हूं उसकी जरूरत पड़ेगी। डी एम बराबर ए बी बटे 6 है, तो क्या करेंगे, अब देखिए जहां पे नहीं कंफ्यूजन हो आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, रोक के इसमें तो आसानी है, चाहे जब देख सकते हैं दोबारा, तो आप रिवाइज कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ए एम स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, यहाँ पहला और दूसरा देखने पे देख रहे हैं ना, ए एम स्क्वायर बराबर इतना है और यहाँ पे भी ए एम स्क्वायर बराबर इतना है। तो देखिए इसका दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, ए एम बराबर, तो यहाँ से ये वाला बराबर, मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट भी क्या होगा, बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से ए बी स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमें जो सिद्ध करना है ना, इसमें ए डी और ए बी की जरूरत है, तो हमारा जहां पे ए डी है ए बी है वो ऐसे रहेंगे। बाकी ये जो बी एम है और डी एम है, तो देखिए डी एम बराबर ए बी बटे 6 है और बी एम बराबर भी ए बी बटे 2 है, तो उसकी जगह हम मान रख देंगे। तो जब देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर रहने दो, माइनस जो ये बी एम है, बी एम क्या है हमारा, बी एम क्या ए बी बटे 2 है। जब इसका हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और नीचे जो 2 है जब 2 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। ऐसे ही बराबर क्या है यहाँ पे, ए डी स्क्वायर रहने दीजिए। और ये डी एम क्या है, ए बी बटे 6 है, जब हम इसका वर्ग करेंगे ए बी स्क्वायर होगा, नीचे 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर अपान 36 क्या होगा, ए बी स्क्वायर अपान 36। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए बी को ना एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, ए बी को एक तरफ। अच्छा यहाँ सॉल्व करेंगे, अगर देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटे 4, अगर यहाँ से 4 से तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटे 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 ए बी स्क्वायर में से ए बी स्क्वायर घटेगा, क्या आएगा, 3 ए बी स्क्वायर बटे 4। ठीक है, ये इससे सोल्व करने 3 ए बी स्क्वायर बटे 4 है। अब देखिए ए बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटे 36 बराबर इधर क्या बचेगा, ए डी स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोनों को जोड़ना है, आराम से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर 4 है, यहाँ पे क्या है 36 है। अब बताओ ये 4 को 36 कब कर सकते हैं, यहाँ से देखिए अगर हम 9 से यहाँ गुणा कर दें और 9 से ऊपर गुणा कर दें, देखिए ऊपर नीचे गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ इसलिए गुणा कराया है जिससे दोनों का हर 36 हो जाए। ठीक है, अब 36 होने के लिए ऊपर 9 से भी गुणा कराना पड़ा। अब देखिए हम सब गुणा कराएं तो 9 त्रिक क्या हो जाएगा, 27 ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 27 ए बी स्क्वायर। ठीक है, 27 से भी, और नीचे क्या हो जाएगा 36, और यहाँ भी 36, तो दोनों का हर बराबर, तो यहाँ पे 27 ए बी स्क्वायर प्लस क्या है ए बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 36 बराबर क्या है यहाँ पे ए डी स्क्वायर है, क्या है ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए 27 ए बी स्क्वायर धन ए बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर। 27 में एक ए बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 28 ए बी स्क्वायर। ठीक है, 28 ए बी स्क्वायर, और नीचे क्या है 36 से बराबर यहाँ क्या बचेगा ए डी स्क्वायर। अच्छा देखिए 28 और 36 में कुछ कॉमन है, हाँ क्या है, अगर हम 4 से भाग दे, 4 सते क्या होगा 28, और 4 से इसको भाग दे 4 9 का 36, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7
ए बी स्क्वायर अपान 9 बचेगा बराबर ए डी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम तिरछा गुणा कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 ए बी स्क्वायर बराबर 9 ए डी स्क्वायर। देखिए 9 से यहाँ तिरछा गुणा हो गया। अब इसको इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। तो हमारा यही प्रूव करना था, आसानी से आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप अच्छे से कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, बस थोड़ा सा लंबा है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, 1-2 बार करेंगे आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये क्या है, क्वेश्चन दिया है इसमें ये चित्र दिया अपने आप। ठीक है, क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, उसमें ए डी विकर्ण है और बी सी है, ये बिंदु ओ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सिद्ध करना है कि एरिया ए बी सी कहाँ, ए है, बी है और ये सी, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे एरिया बी डी सी डी बी सी है ना, इसका जो एरिया है, इनका अनुपात क्या है, ए ओ बटे डी ओ है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें सिद्ध करने से पहले एक चीज़ करना होगा, देखिए इसमें रचना करना है। ठीक है, रचना में क्या होगा रचना में, ये जो ए है ना, इससे क्या करना है, बी सी पे लंब डालना है। ठीक है, इस पे लंब डाल देंगे हम, लंब डालेंगे, इसको नाम यम रख देते हैं। ठीक है, और इस डी से क्या करेंगे, हम इस पे लंब डालेंगे। ठीक है, इस बिंदु से डी से इस पे ये रख देते हैं यन लंब। ठीक है, तो हम कहेंगे क्या, ए एम लंब बी सी और ए एम लंब बी सी और डी एन लंब बी सी। ठीक है, यहां से हमारा 2 त्रिभुज बना, एक त्रिभुज ये है, लंब है तो ये 90 अंश का होगा। ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज अगर हम ध्यान से देखें, क्या त्रिभुज ए ओ यम और त्रिभुज डी ओ एन में। ठीक है, दोनों त्रिभुज में देखिए ये कोण यम क्या है, 90 अंश, मतलब कोण ए एम ओ बराबर क्या, कोण डी एन ओ क्या है, 90 अंश का है। ठीक है, 90 है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये वाला कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, कोण ए ओ एम, कोण ए ओ एम बराबर क्या है, कोण एन ओ डी, कोण एन ओ, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो बराबर होंगे। अब देखिए अगर 2 कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इससे क्या हो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप हो गए, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ एम समरूप त्रिभुज डी ओ एन। ठीक है, ये हो गया। अगर ये दोनों समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब क्या, संगत, ये देखिए लंब इसका कर्ण है, इसके सामने क्या होगा, एओ, क्या है ये एओ अपान, और इसके सामने ये कर्ण है, क्या है, एओ अपान क्या हो जाएगा, डीओ। ठीक है, इसके कर्ण के सामने ये है। अब देखिए कर्ण के सामने ये हो गया। अब देखिए ये शीर्षाभिमुख है ना, इसके सामने क्या होगा, लंब एम, और इसके सामने लंब डी एन। ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले एओ लिए इस वाले, तो इसके सामने का देखिए सम्मुख कोण जो है, मतलब जो संगत कोण है उसके सम्मुख भुजाएं लेना है। ये 90 था, इसके सामने की भुजा एओ ले लिया, ये 90 था, इसके सामने की भुजा डीओ ले लिया। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण बराबर, तो इसके सामने की भुजा क्या है, एएम, क्या है, एएम, और इसके सामने की भुजा क्या है, डीएन। ठीक है, डीएन ले लिया। अब देखिए दोनों बराबर हो गया। अब हमें देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम देखते हैं, क्या, किस त्रिभुज का, त्रिभुज ए बी सी का एरिया। तो हम निकालेंगे क्या, एरिया ए बी सी, यही निकालना भी है। तो हम ए बी सी का एरिया निकालेंगे। क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, यहाँ पे क्या है, बी सी है, बी सी हो गया, और गुणे लंब होता है वही लंबवत ऊंचाई, क्या है यहाँ पे, ए एम है, क्या है, ए एम है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा एरिया निकालेंगे दूसरे त्रिभुज का, जैसे बी डी सी या डी बी सी, क्या एरिया डी बी सी। तो एरिया जब डी बी सी निकालेंगे
ये एरिया क्यों निकालना, देखिए क्योंकि हमें इसी का तो रेशियो निकालना है, तो यही सिद्ध करना है इस तो ये एरिया निकालेंगे तभी तो सिद्ध होगा। तो दूसरा एरिया निकालना है, तो इसका क्या होगा, 1/2 गुणे BC आधार वही होगा इंटू DN, क्या होगा 1/2 गुणे BC गुणे ये लंबवत ऊंचाई क्या है DN है, ठीक है, क्या है DN है। अब इसको अगर हम समीकरण 1 मान लें और ये 2, ठीक है, तो समीकरण 1 को 2 से भाग दे दें, समीकरण 1 अपान समीकरण 2। जब यहाँ इसको भाग देंगे क्या हो जाएगा, हमारा एरिया त्रिभुज ABC अपान एरिया DBC क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब इसको भाग देंगे तो 1/2 कट जाएगा और BC/BC कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा AM/DN, ठीक है। अच्छा हमें लाना AO/DO। अच्छा देखिए यहाँ तभी हम लोग ने सिद्ध किया था AM/DN जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं AO/DO, यहाँ लिख देंगे AO/DO, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि AM/DN बराबर क्या होता है AO/DO। अब यहाँ तो सिद्ध कर देंगे, दिखा देंगे एरिया ABC अपान एरिया DBC इक्वल टू क्या हो जाएगा AO/DO, ठीक है। इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आसान था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए हम रचना पढ़ते हैं। रचना में 3 पार्ट है, मैं बोला था बहुत आसानी से हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अब सब आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना जो चीज़ हम जैसे कर रहे हैं उसी तरीके से जब रचना लिखेंगे तो उसे लिखना होगा, ठीक है। तो 3 होता है क्या, एक रेखाखंड का विभाजन होता है, समरूप त्रिभुज का बनाना, और एक वाय बिंदु से वृत्त पर स्पर्शी खींचना। 3 तरीके से होता है। तब देखिए जैसे रेखाखंड का विभाजन, कोई मान लीजिए एक रेखाखंड है, दे दिया जाए AB, ठीक है। AB एक रेखाखंड है, क्वेश्चन में दे देगा, मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर का है, इसको कह दे 3:4 के अनुपात में बांटो। क्या करना है, 7 का 3:4 नहीं, मान लीजिए 4:5 के अनुपात में बोल दे बांटना है, ठीक है, 4:5 के अनुपात में। तो हम क्या करेंगे, किरण बनाएंगे यहां से A से, यहां से न्यून कोण बनाते हुए ऐसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमने एक किरण बनाया, क्या ये AX है, ठीक है, और इसी के समांतर एक किरण यहां से बनाएंगे B से, इसी के समांतर ये क्या होगा BX'। ये पूरी लाइन AB क्या होगी, AB बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्या है AB बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहां पे 4 और 5 है ना, 4:5 में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, AX और जो BX' है किरण का, 4 5 दोनों को जोड़ के कितना होगा हमारा 9। तो AX और BX का 9 पार्ट करेंगे, ठीक है, कितना पार्ट 9 पार्ट। तो क्या होगा AX1 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे पहला पॉइंट, एक किरण AX AB से न्यून कोण बनाती हुई, ठीक है, और दूसरा किरण BX जो AX के क्या होगा समांतर होगा, BX' बनाते हुए खींचेंगे। और दूसरा पॉइंट AX' और BX एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है। ये खींचने के बाद जैसे ये खींच दिए तो उसके बाद ये समांतर कैसे खींचेंगे, समांतर कैसे खींचेंगे, ये पहले एक किरण तो ऐसे नॉर्मल माप दिए, तो क्या किए यहाँ से चाप लगाएंगे, ठीक है, फिर वही मेजर का वही नाप से यहाँ भी वही चाप लगाएंगे, फिर उसके बाद ये दोनों के बीच की दूरी नापेंगे, फिर यहाँ ऐसे कट करेंगे, जब यहाँ कट करें तब ऐसे मिलाएंगे, तब ये क्या होगा इसके समांतर होगा, ठीक है। जब दोनों समांतर खींच के क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखेंगे AX1 बराबर X1 X2 बराबर X2 X3 डॉट 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 ऐसे बराबर X8 X9 के बराबर, ये बराबर बराबर दूरी के 9 के बराबर काटेंगे। ऐसे ही इधर से BX1 डैश X2 डैश X3 डैश X4 डैश X5 डैश X6 डैश X7 डैश X8 डैश
x9 डैश। इस तरीके से 9 बराबर जितना पार्ट यहाँ था उतना ही पार्ट इधर खींचेंगे। ठीक है, अब देखिए कितने अनुपात में बांटना है, 4:5 में। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, उसके बाद यहाँ भी लिखेंगे कि क्या, ये bx1 डैश बराबर x1 डैश x2 डैश बराबर x2 डैश x3 डैश बराबर ऐसे डॉट डॉट बराबर करके x8 डैश इंटू x9 डैश। ठीक है, ये बराबर कर देंगे। अब देखो क्या करना है, किरण खींचे दोनों का पार्ट की, इसके समांतर ये होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 4:5 में बांटना है। तो हम क्या करें, यहाँ से 4 पॉइंट गिनेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से इसमें से 4, इसमें से 5, 1 2 3 4 5, यहाँ दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। यही हो जाएगा हमारा, ये बिंदु हमारा मिल जाए मान लो C। तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ से अनुपात AC/BC बराबर क्या हो जाएगा, 4:5। यही क्या हो जाएगा, ये 4, इसकी लंबाई 4 होगी, 4 के बराबर, ये 5 के बराबर, मतलब इसके दोनों में अनुपात जो होगा 4:5 का अनुपात, ये एकदम इजी है, आप यही कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए समरूप त्रिभुज बनाना। ठीक है, समरूप त्रिभुज बनाने मतलब जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये है। ठीक है, एक त्रिभुज ये है, इसी के समरूप बनाना है। अच्छा, इसी में ये त्रिभुज का दे दिया कुछ लंबाई, A है, B है, ये C है। ठीक है, अब एक त्रिभुज ये बना देगा। ठीक है, आपको दिया रहेगा, वो त्रिभुज आपको बनाना होगा। ठीक है, अब जब वो त्रिभुज बना देंगे, कहेंगे, ये कहेगा कि आप इसको 4:5 के अनुपात में दूसरा त्रिभुज बनाइए। ठीक है, अगर ऐसे कह दे 4 नहीं, अभी मान लो 7:4। अब देखिए इस त्रिभुज के 7:4 के अनुपात के बराबर बनाना है, मतलब कि इससे बड़ा त्रिभुज बनाना है। जब देखिए ऊपर का बड़ा हो, ठीक है, 7:4 मतलब 1 से ज्यादा हो। जब अनुपात 7 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 से ज्यादा आएगा। जब अनुपात 1 से ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या होगा, बड़ा त्रिभुज बनाना है। अब देखिए बड़ा त्रिभुज बनाए तो क्या करेंगे, ये जो BC है, BC को आगे बढ़ाएंगे। फिर देखिए जब आगे बढ़ गया तो यही BC को अब यहाँ पे D मान लीजिए। ठीक है, BD तक बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, यहां से BX डैश या फिर BX बनाते हुए एक किरण खींचना है। ठीक है, क्या खींचना है, किरण खींचना है न्यून कोण बनाते हुए। अब ठीक है, ये त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद इस BC को बढ़ाते हुए बढ़ा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, BX क्या हुआ, BC से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे। अब देखिए BX से ना जो दोनों अनुपात दिए 7 और 4, इसमें जो बड़ा अनुपात है उसके बराबर यहां से काटेंगे। तो यहां से BX1, फिर X2, X3, X4, X5, X6, X7, ये पहले यही लिखेंगे। फिर पॉइंट वाइज किरण पहले खींचा, त्रिभुज बनाने के बाद त्रिभुज पहले बनाओगे, फिर किरण खींचे एक न्यून कोण बनाते हुए, फिर यहाँ से BX1 बराबर X1 X2 बराबर X2 X3, इस तरीके से हम लिखते जाएंगे। उसके बाद अब देखिए समरूप त्रिभुज क्या करना है, हमें 7:4 के अनुपात में बनाना है, मतलब इससे बड़ा बनाना है। तो जो छोटा वाला भुजा, क्योंकि जब बड़ा बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले को यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए जब ये मिला दिए तो एक लाइन होगा। अब इसी के समांतर हम 7 से खींचेंगे लाइन एक, ये देखिए जो इतना कोण बनेगा। अब यहाँ से देखिए एक चाप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से इतना कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे इसी लाइन से, जितना कोण बना रहा है। यहाँ से क्या करें, प्रकार से एक इस पे चाप लगाएं, तो इस बिंदु से यहाँ से एक चाप ऐसे लगाएंगे। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी नापेंगे, यहाँ से प्रकार में यहाँ कट कराएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये BX7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डैश, क्या आ जाएगा, C डैश। अब देखिए ये वाली जो लाइन है इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जब ऐसे आगे बढ़ाएंगे, अब देखिए इस लाइन से पहले क्या किया, छोटे वाले को मिलाया। आप रिवाइज कर लीजिएगा जो मैं बोला हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या किया गया, इसको 4 को मिलाया गया, क्योंकि बड़ा खींचना है तो छोटा वाला पहले मिलाएंगे। फिर देखिए X7 पे करके यहाँ पे C डैश मिला। अब देखिए इस बिंदु से भी इस रेखा के समांतर हम बनाएंगे, इस रेखा के समांतर। फिर कैसे बनाएंगे, यहाँ से एक चाप लगाएंगे, फिर यहाँ भी वही उसी लंबाई का चाप लगाएंगे। अब यहाँ से इनकी दूरी नापेंगे, यहाँ से ऐसे नाप लेंगे प्रकार से, फिर यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, जब कट होगा फिर इसको क्या करना है, ऐसे इसी बिंदु से इसको मिला देंगे। ठीक है, इसके समांतर ये रेखा होगी। ठीक है, जब ये इसके समांतर हो गई, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये A डैश। तो हमारा लास्ट में यही क्या, BC डैश और A डैश क्या होगा, अभीष्ट त्रिभुज होगा। इसका स्पष्टीकरण करना रहता है, क्या करना रहता है, स्पष्टीकरण।
ठीक है। तो स्पष्टीकरण का मतलब देखिए, ये जब दो त्रिभुज समरूप, मतलब देखिए ये समांतर हैं, x4c और x7c डैश, x4c और x7c डैश क्या है, समांतर, x4c समांतर x7c डैश, ये देखिए समांतर है, तो क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा, ठीक है। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, या फिर थेल्स प्रमेय लगा के देखेंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, यहां से क्या होगा, bx4 अपान x47 बराबर bc अपान cc डैश। देखिए bx4 अपान x7, यहाँ से यहाँ तक 4 की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ bc अपान c डैश भी उसी के बराबर हो, तो मतलब क्या होगा 4 अपान 7। अब फिर ये वाला त्रिभुज अगर देखें, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये ABC क्या त्रिभुज ABC, या फिर इस दोनों त्रिभुज में यहाँ पे AC क्या है, A डैश C डैश के समांतर है कि नहीं, AC समांतर क्या है, A डैश C डैश, जब समांतर फिर ये त्रिभुज में थेल्स का प्रमेय वही लगाएंगे, क्या BC अपान CC डैश, क्या BC अपान CC डैश, देखिए BC अपान CC डैश बराबर क्या हो जाएगा, AB अपान AA डैश, AB अपान AA डैश। अच्छा, ये अगर 4:7 है, x4 डैश, अच्छा ये नहीं लगे, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x4 ध्यान दीजिएगा क्या है, x4c और ये समांतर, तो यहाँ से क्या, ये दोनों क्या होंगे, थेल्स प्रमेय नहीं, समरूपता का नियम लगे, छोटे वाले का भुजा बटे बड़े वाले का भुजा, मतलब क्या होगा, यहाँ से bx4 अपान bx7 बराबर क्या होगा, bc अपान bc डैश, तो यहाँ से क्या होगा 4 अपान क्या होगा 7 होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वही है, दोनों समांतर, और ये क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, क्या है, यहाँ से भी क्या पता लगे, ये समांतर है, तो क्या होगा, ये वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BC अपान BC डैश इक्वल टू AB अपान BA डैश, तो यहाँ से क्योंकि BC अपान BC डैश 4 अपान 7, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 अपान 7, और इसको जब उलट देंगे तो 7 अपान 4, मतलब ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, इसका जब उल्टेंगे तो मतलब क्या, BA डैश अपान BA क्या हो जाएगा 7:4, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। इसको जब उलट देंगे सीधा तो BC डैश अपान BC क्या आ जाएगा, BC डैश अपान BC क्या होगा 7:4, और ऐसे ही क्या होगा, BA डैश अपान BA क्या हो जाएगा, इसको जब उलट देंगे तो क्या होगा 7:4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि लंबा हो रहा है लेक्चर, ठीक है, मैं छोटा करने का प्रयास कर रहा हूँ, जल्दी हो जाए, ठीक है। जो ये बाह्य बिंदु का ये भी त्रिज्या, मतलब जो हमारा बाह्य बिंदु से क्या करना है, वृत्त पर स्पर्शी खींचना है, ये है, ये जो तीनों रचना वाला है ना, आप देखेंगे एक अलग से पार्ट बना हुआ है, ठीक है, वो आप देखेंगे, वो पेंसिल से बढ़िया से, पेंसिल पटरी के हिसाब से अच्छे से बना गया, कैसे बना है वहाँ से देखेंगे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप जाइए इसी चैनल पे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है रचना से, ठीक है, रचना नाम से है, उसी मतलब जिसमें सारे त्रिभुज के कॉन्सेप्ट है, उसी में वो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप जाएंगे वहाँ देख लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, त्रिभुज में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया होंगे आप। तो आप क्या करते हैं, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। क्या होगा उस पर, उस वाले लेक्चर में त्रिकोणमिति के बारे में अच्छे से हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद।